हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने 208 प्रश्न कंप्लीट किए थे, 208 प्रश्न पूरे किए थे। आज हम शुरू करेंगे 209 नंबर प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें भी इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो, उनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न, जो कि इस सीरीज का 209 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रदान किए गए जो अनुदान थे वो पूरी तरह से अप्रयुक्त थे। मतलब ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रदान किए गए जो अनुदान रहे हैं वो पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे हैं। सही है क्या? मैंने बताया अगर किसी बात पे जोर देने की बात आती है तो वहाँ पे डाउट करते बनता है, डाउट कर सकते हैं आप। ठीक है ना? तो हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो। दूसरा है, ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 2020-21 में अनुदान प्राप्त करने के लिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक है, तो कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी, बात सही है, लेकिन पहला वाला आपका गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसके हिसाब से बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसकी बी है इसका सही उत्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 50% अनुदान अप्रयुक्त है और शेष जो 50% है वो स्वच्छता जलापूर्ति के लिए अनुदान के रूप में बंधे रहेंगे। मतलब 50% जो 100 रुपया दिया जाएगा मान लो, तो उसमें से 50 रुपया ठीक है, कुछ भी आप करिए, जो कुछ विकास काम ही होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन जो बाकी 50 रुपये रहेंगे उसमें आपको स्वच्छता और जलापूर्ति पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वो 50 रुपये जो हैं वो बंधे हुए रहेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना जाता है। ये बात ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। दूसरा सही क्यों हुआ? क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2020-21 में अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई। हालांकि 2021 और 22 से ग्रामीण स्थानीय निकायों को इन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की स्थिति जो होगी ऑडिटेड खातों को समय पर जमा करना है। क्या है कि प्रवेश स्तर की जो स्थिति होगी वो ऑडिटेड खातों को समय पर जमा करना होगा। 2021-22 में प्रावधान है, अभी ये नहीं है। ठीक है ना, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 210। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों विभाज्य पूल की शुद्ध आय के 42% की कुल हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। सही है क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन बताना हमें। तो 15वां वित्त आयोग 42%, बात सही है। दूसरा देखते हैं, सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक क्या है? ब्याज भुगतान भी है। राजस्व के प्रमुख घटक जो हैं सरकार के, जो राजस्व आय होती है उनमें से एक है ब्याज भुगतान भी। ठीक है, तो ये दूसरा तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया बी। देखते हैं क्या इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है देखते हैं। व्याख्या है कि 15वें वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित 42%, मतलब 44, 15वें ने नहीं 14वें ने 42% की तुलना में राज्यों के लिए केंद्रीय करों की कुल आय के 41% की कुल हिस्सेदारी की सिफारिश की। राज्यों को 1% विचलन कम करने का मतलब केंद्र सरकार को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा अन्य विशेष जरूरतों को प्रदान करने में सक्षम बनाना है। ठीक है ना, मतलब क्या है, 14वें वित्त आयोग ने दिया 42%, 15वें वित्त आयोग ने कहा नहीं 41%। जो 1% बच रहा है उसको क्या करना है कि लद्दाख जैसा क्षेत्र, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और जो अन्य विशेष ज़रूरतें हैं
उनको प्रदान करने में सक्षम बनाना है, उनको प्रदान करने के लिए वो 1% की कटौती की बात हो गई। ठीक है ना। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में क्या क्या आता है ये देख लीजिए। ब्याज भुगतान, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केंद्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय, वित्त आयोग अनुदान के रूप में राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को किए गए राजस्व हस्तांतरण, ये सब शामिल होते हैं राजस्व व्यय में। ठीक है ना। योजनाएं और अन्य स्थानांतरण भी इसमें आते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 211। क्या है प्रश्न कि सही कथन सही नहीं है, बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। हाल के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जेस पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया है। बात सही है, सही बात है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, ई निवारण आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली। ई निवारण जो एक सिस्टम है कोई, ये आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। तो बात तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, डी, क्योंकि गलत पूछा गया था तो गलत एक भी नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, डी है इसका सही उत्तर। हाल के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जेस पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया है। ई निवारण आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। सभी प्रकार की शिकायतों, ध्यान रखना, सभी प्रकार की शिकायत कौन कौन सी है, पैन आवेदन, पैन कार्ड से आवेदन करें, प्रसंस्करण, मूल्यांकन, अपील, टीडीएस आदि जो करदाताओं द्वारा दायर की जा सकती हैं, ये सब। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नकद योजना का एक उदाहरण है, जबकि पीडीएस जो है डीबीटी की तरह की योजना के लिए एक उदाहरण है। हैं? क्या है? ठीक है। तो पहल एक योजना है, ठीक है, ये डीबीटी की नकद, अच्छा दो चीजें हैं, इसमें नकद योजना है, ये नकद योजना है, और ये पीडीएस जो है क्या है, डीबीटी की तरह की योजना है एक। ये डीबीटी की नकद योजना है, दो होंगी उसमें, और ये डीबीटी की तरह है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण का जो अनुपात है वो 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार की कुल देनदारियों का 49% है। तो बात सही है क्या? नहीं, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट आपका सही, इसलिए सही इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या है, ए है इसका सही उत्तर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। डीबीटी की नकद योजनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें 301 योजनाएं हैं, जहां सब्सिडी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं, वो है नकद योजनाएं डीबीटी की। ठीक, ध्यान से। पहल के तहत क्या किया जाता है भाई, लाभार्थी बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं और सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करते हैं। बात सही है, नकद आता है पैसा। ठीक है। डीबीटी की तरह की योजनाएं जो हैं, कुछ डीबीटी की तरह योजनाएं हैं जो डायरेक्ट उनको मिल रही हूँ, उसमें 67 योजनाएं शामिल हैं, या उन योजनाओं के घटक हैं जहां लाभार्थियों को आधार आधारित प्रमाणीकरण अधिमानता क्या, पॉइंट ऑफ सेल के संचालन के बाद माल वस्तुओं आदि के रूप में सब्सिडी मिलती है। उदाहरण के लिए पीडीएस के तहत खाद्यान्न को प्रमाणित लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायत दरों पर वितरित किया जाता है। तो ये सब क्या है, डीबीटी की तरह की योजनाएं हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत था। ठीक है। चलिए अभी और है, अच्छा अभी पहले का ही था। देश की ऋण प्रोफाइल पर एक प्रमुख विशेषता है कि कुल देनदारियों प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण का अनुपात जो है वो क्या है, कम है। 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार की कुल देनदारियों का
5.9% है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है ना, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला सही हुआ। पहले में एक तो डीबीटी की नकद योजनाएं हैं और दूसरी डीबीटी की तरह की योजनाएं हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय स्थिरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या है। वित्तीय स्थिरता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, वित्तीय स्थिरता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वित्तीय क्षेत्र वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिना किसी रोक टोक के महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, वित्तीय स्थिरता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वित्तीय क्षेत्र वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिना किसी रोक टोक के महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, तो वित्तीय स्थिरता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे परिभाषित किया जाता है। वित्तीय स्थिरता की परिभाषा क्या है, तो इसमें वित्तीय क्षेत्र वास्तविक अर्थव्यवस्था बिना किसी रोक टोक के महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है वित्तीय स्थिरता भारत की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हर साल वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बात सही है क्या, गलत है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, ए सही उत्तर है इसका। वित्तीय स्थिरता ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसमें वित्तीय क्षेत्र वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिना किसी रोक टोक के महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा है कि वित्तीय स्थिरता जब अब मूल्य स्थिरता और क्रेडिट समर्थन के अलावा मौद्रिक नीति के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। जो वित्तीय स्थिरता है वो मौद्रिक नीति 3 है। मौद्रिक नीतियाँ कितनी हैं, 3 है। एक वित्तीय स्थिरता है, ध्यान रखना है, दूसरे मूल्य स्थिरता है, तीसरा क्रेडिट समर्थन है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक, 2010 से आरबीआई देश में वित्तीय स्थिरता, तो आरबीआई है ना कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, परिदृश्य का आकलन करने के लिए भारत वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। कब से, 2010 से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि सेबी के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही देखते हैं। पहला, यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के व्यापार को नियंत्रित करता है। तो बात सही है, नियंत्रित करता ही है शेयरों के व्यापार को। कमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि जिंसों का व्यापार फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन द्वारा विनियमित किया जाता है और सेबी इसकी देखरेख करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है, चलिए इसको देखते हैं। इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखते हैं इसका सही उत्तर ए है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सेबी का पहला काम होता है कि शेयर बाजारों को विनियमित करना। ठीक, 2015 सितंबर 2015 तक सेबी केवल शेयर बाजारों का नियामक था। 2015 तक सेबी केवल शेयर बाजारों का नियामक था और फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के द्वारा कृषि उत्पादों में व्यापार का विनियमन किया गया था। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन एफएमसी द्वारा कृषि उत्पादों में व्यापार का विनियमन किया गया था। 28 सितंबर 2015 को एफएमसी को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के साथ मिला दिया गया था। कब, 28 सितंबर 2015 को। तो अब सेबी जो है दोनों क्षेत्रों का नियामक है। ठीक है, तो एफएमसी नहीं है, अब सेबी ही है सब कुछ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पेंशन उत्पादों के नियमन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं क्या है। पेंशन उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है पेंशन उत्पाद बीमा कंपनियों द्वारा मंगाई गई या म्यूचुअल फंड द्वारा बेची गई बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के दायरे में आता है। तो सही है क्या। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली जिसे पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट।
पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? बी हुआ। देखते हैं, ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या। बीमा कंपनियों द्वारा मंगाई जो पेंशन उत्पाद बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के दायरे में आते हैं, जबकि अच्छा, दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, एक तो IRDA IRDA बीमा कंपनियों का, और दूसरा म्यूचुअल फंड द्वारा बेचे जाने वाले लोगों की सेबी द्वारा देखरेख की जाती है। जो म्यूचुअल फंड के द्वारा बेचे जाते हैं कुछ, उनकी देखभाल सेबी कर रही है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत। नेशनल पेंशन सिस्टम एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है और पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है। बात सही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ, पहला स्टेटमेंट गलत रहा। क्यों? क्योंकि बीमा कंपनियों की जो पेंशन उत्पाद होती है वो IRDA देखता है, म्यूचुअल फंड के द्वारा बेचे जाने जो भी है उनको सेबी देखती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है इसमें। यह संसद के एक अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। बात सही है क्या? दूसरा है, FSDC वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। बात सही है दूसरा। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसकी, ए है इसका सही उत्तर। देखिए, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, क्या है FSDC क्या है? वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाने के लिए तंत्र को मजबूत करने और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से सेटअप किया गया था। भारत सरकार ने FSDC की स्थापना की है, भारत सरकार ने की है, ना कि संसद के अधिनियम के द्वारा। तो FSDC की स्थापना भारत सरकार ने की है, कोई संसद ने अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की है। ठीक, FSDC के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री और इसके सदस्यों में वित्तीय नियामक प्राधिकरणों के प्रमुख शामिल हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है? सेबी, IRDA, RBI, PFRDA, FMC। वित्त सचिव या सचिव आर्थिक मामलों के मंत्रालय वित्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय और मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये सभी लोग इसमें शामिल किए गए हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन अर्थव्यवस्था में गैर कर राजस्व का गठन करता है? अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा जो गैर कर राजस्व का गठन कर रहा है? इसमें सही विकल्प बताने हमें। तो देखते हैं, ब्याज और लाभांश प्राप्तियां अर्थव्यवस्था में गैर कर राजस्व का गठन करते हैं। दूसरा, राजकोषीय सेवाओं से बाहरी अनुदान और प्राप्तियां गैर कर राजस्व में आते हैं। तीसरा, संघ लोक सेवा से बाहरी अनुदान और प्राप्तियां, ये भी आते हैं क्या? ठीक है, विनिवेश रसीदें, जो रसीदें विनिवेश रसीदें होती हैं, इनमें क्या है? ये गैर कर राजस्व नहीं होते हैं। ठीक है, इन पर कर लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, इसका सही उत्तर बी है। ये है, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां कौन कौन सी हैं भाई? ऋण, अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कौशल बनाए शासन, ऐसा है? तो इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच प्रदान करना और उनके कैरियर व्यवसाय को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए समर्थन का उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो नौकरी चाहते हैं, उद्यमी हैं, उनको मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहुंच प्रदान करना है और उनके कैरियर तथा व्यवसाय को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए क्या किया गया है कि डिजाइन किए गए समर्थन, जो भी डिजाइन किए गए इसके एवज में उनको प्रदान करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा है, प्रशिक्षण महानिदेशालय पहल की अनदेखी करेगा। अनदेखी मतलब देखभाल करेगा, ये गलत हो गया, देखभाल करेगा। ठीक है ना, तो
पहला भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो सही हो गया इसका सी। अब देखते हैं क्या है ये। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय प्रशिक्षण संस्थानों बुनियादी ढांचे के अपने नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं को दीर्घकालिक, ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण महानिदेशालय और प्रशिक्षण संस्थानों बुनियादी ढांचे के अपने नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं को दीर्घकालिक संस्थागत प्रशिक्षण लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे है स्किल बिल्ड रिग्नाइट। ये नौकरी चाहने वालों या उद्यमियों को प्रदान करती है जो मुफ्त ऑनलाइन कोर्स वर्क तक पहुंच बनाने और अपने करियर व्यवसाय सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए समर्थन की सलाह देते हैं। अब नौकरी चाहने वालों, व्यक्तिगत व्यवसाय के मालिकों, ये देखिए नौकरी चाहने वाले हों, व्यक्तिगत व्यवसाय के मालिक हों, उद्यमी हों, सीखने की आकांक्षाओं वाले व्यक्ति हों। अब क्या करेंगे लोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, सुरक्षा संबंधी विषयों पर उद्योग प्रासंगिक सामग्री की मेजबानी कर सकते हैं। ठीक है, और बिना किसी लागत के खुद को क्या कर सकते हैं, फिर से संगठित और तैयार कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कोई नहीं। ACT एक्सीलरेटर हब किस संगठन से संबंधित है, ये बताना आपको। इसमें साफ साफ दिख रहा, इसका सही उत्तर होगा ए। कौन कर रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO। देखते हैं क्या है ये। WHO दवा विकास वित्त पोषण वितरण संगठनों के एक बड़े गठबंधन के साथ काम कर रहा है, जिसे ACT त्वरक हब कह सकते हैं। ठीक, नई बीमारी के लिए अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए अप्रैल में शुरू किया गया, ये ध्यान रखना है। ACT एक्सीलरेटर पहल पर एक अपडेट में WHO वैश्विक स्वास्थ्य समूह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी अभी भी लाखों लोगों की जीवन अर्थव्यवस्था के स्कोर को खतरा है। ठीक है, चलिए, तो कौन जारी कर रहा है, WHO के द्वारा जारी किया जा रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 220, कार्रवाई के लिए कॉल और अन्य निगरानी किए गए अधिकार क्षेत्र शब्द किससे जुड़े हुए हैं, ये बताना है आपको। तो कौन कौन से, एक तो कार्रवाई के लिए कॉल है, दूसरा है अन्य निगरानी किए गए अधिकार क्षेत्र शब्द जुड़े हुए हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं FATF से, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है। ए है सही उत्तर इसका। 2000 से क्या हो रहा है कि FATF ने FATF ब्लैकलिस्ट औपचारिक रूप से कॉल फॉर एक्शन, हिंदी में वही कार्रवाई के लिए कॉल। ठीक, और FATF ग्रे लिस्टेड। ठीक है, FATF ब्लैक लिस्ट कॉल फॉर एक्शन और FATF ग्रे लिस्ट औपचारिक रूप से अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार को बनाए रखा है। कब से, वो भी सन 2000 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 221 है टूलिप कार्यक्रम के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, यह देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए क्या है, कार्यक्रम है। सही है क्या, सही कथन बताना है। दूसरा है, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE के बीच एक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, चलिए
ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है टुलिप। ठीक। दूसरी चीज, टुलिप कार्यक्रम को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MoHUA और AICTE के बीच एक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर की बात अगर करें तो ULB स्मार्ट शहरों को अपने संबंधित संगठनों में ट्यूलिप को अपनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करने में शहरी विकास विभागों के द्वारा ट्यूलिप का समर्थन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन चला रहा है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। ठीक है, और साथ में मतलब आवास और शहरी मामलों मंत्रालय प्लस मतलब इसके साथ में AICTE, इन दोनों की साझेदारी से शुरू किया गया है टुलिप कार्यक्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या भाई। अगला है अंगिका अभियान। अंगिका अभियान, प्रश्न है कि अंगिका अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। अंगिका अभियान का उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाना है। अंगिका अभियान का मतलब अभियान का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको, और साथ में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो भी लोग शामिल होते हैं उनको एक साथ लाना है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट तो पहला सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट इसके सही हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत बीमा, ये स्वास्थ्य बीमा योजना, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, LPG गैस कनेक्शन योजना बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को, और आयुष्मान भारत को बोलते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, जैसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाना है। ठीक, इसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी बात सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, इसमें बताना है। ठीक है, गलत कौन सा है अब ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है आयु की सहमति अधिनियम 1891 ने सभी लड़कियों के लिए संभोग के लिए सहमति की उम्र बढ़ाकर 14 कर दी थी। मतलब ये शादी, ठीक है ना। आयु की सहमति अधिनियम 1891 है, ऐसा क्या? दूसरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 16 वर्ष कर दी थी। शारदा एक्ट के बारे में अगर आप लोग पढ़े हों तो शारदा एक्ट याद होगा। तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है ना, इसका दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो सी तो उत्तर होगा। अब देखते हैं क्या है। आयु की सहमति अधिनियम 1891 क्या है कि बोल दिया 12 साल, उम्र बढ़ाकर इनकी 12 साल कर दी गई, इसलिए गलत हुआ। दूसरा 1929 जो है शारदा अधिनियम, लड़के लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 और 14 कर दी गई थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ था? अच्छा, 16 लड़की की न्यूनतम उम्र 16 हो गई थी, इसलिए गलत है। 18 और 14 है, ये ध्यान रखना है। तो शारदा एक्ट जो आया था 1929, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। वुड के तिरस्कार ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। वुड्स डिस्पैच का नाम सुना होगा आपने, तो ये उसी की बात हो रही है, डिस्पैच। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन महिला शिक्षा को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। ठीक है,
महिला शिक्षा को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। सही है कि गलत है? दूसरा है 1916 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 में हुआ था क्या? गलत है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से बोला जा रहा है, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए डी। बाकी देखते हैं क्या है, डी है इसका सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। ठीक है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 ने महिला शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया था, ना कि पूरी तरह से नकारा था। ठीक, पहली चीज। दूसरा, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डी.के. कर्वे ने की थी। तो ध्यान रखना है कि पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने ही की थी, वो भी महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक, वो पुणे में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, स्त्री नहीं स्त्री है। चलिए, सरोजनी नायडू ने 1910 में भारत स्त्री महिला महामंडल की पहली बैठक बुलाई। सही है क्या? सरोजनी नायडू ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। दूसरा है पंडिता रमाबाई सरस्वती ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत भारत महिला परिषद की शुरुआत की। ये कथन सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो इसे सही उत्तर हो गया इसका डी। देखते हैं डी, हाँ डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। ये देखिए 1910 में सरला देवी चौधरानी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतिहास पढ़े हैं। इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। कौन? देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। ठीक है, रमाबाई रानाडे ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत भारत महिला परिषद की शुरुआत की। कौन? रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई नाम है इनको, पंडिता रमाबाई बोलते हैं यही। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं के कारण की सेवा के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना कि भारत महिला परिषद की शुरुआत किसने की? तो रमाबाई ने। ठीक है, पंडिता रमाबाई नहीं, रमाबाई रानाडे। दूसरा, भारत स्त्री महामंडल की बैठक बुलाई कौन? सरला देवी चौधरानी, वो भी इलाहाबाद में 1910 में। पंडिता रमाबाई सरस्वती क्या हैं? इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ये चीज़ें आपके फैक्ट के रूप में हैं और कॉन्सेप्ट पे भी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, इसमें ये बताना है। सही है और सही नहीं है, दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट है ईवी रामास्वामी नायकर ने नारा दिया एक धर्म एक जाति एक ईश्वर मानव जाति के लिए। ठीक है, मानव जाति के लिए ईवी रामास्वामी नायकर ने नारा दिया था कि एक धर्म एक जाति एक ईश्वर मानव जाति के लिए होना चाहिए। ठीक है, सही है। दूसरा है ईवी रामास्वामी नायकर ने हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की थी। सही है क्या? हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की थी, ये भी सही है फिर। ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसका उत्तर कौन सा है। अच्छा, दोनों ही गलत हैं, सॉरी, इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है भाई। इसकी व्याख्या है ईवी रामास्वामी नायकर ने नहीं, श्री नारायण गुरु ने दिया था नारा, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर मानव जाति के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की थी, हरिजन पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन इसमें से सही है। तो महासत्याग्रह है का नेतृत्व एमजी रानाडे ने किया था क्या? इसके बारे में ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं गया कि ऐसे किसी सत्याग्रह का नेतृत्व किया हो एमजी रानाडे ने। ठीक, पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत है हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, इसकी व्याख्या बी है सही उत्तर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए मार्च 1987 में महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, किसके लिए? जातिगत हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए। ध्यान रखना है, किसके लिए इन्होंने ये सत्याग्रह चलाया था? तो जातिगत हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए। ठीक, दूसरा क्या है आगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने के लिए, ये 1927 में हुआ है, ध्यान रखना, महासत्याग्रह। और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के आदर्श वाक्य क्या थे? शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्या है? शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना। इस प्रकार से अगर मान लो प्रश्न में आ जाए कि शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना बहिष्कृत हितकारिणी सभा के आदर्श वाक्य थे, तो स्टेटमेंट सही हो माना जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, जातिगत हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महासत्याग्रह का नेतृत्व 1927 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही माना जाएगा। इस तरीके से थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में और थोड़ा फैक्ट के रूप में भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 228। क्या है प्रश्न नंबर 228? देखते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के आदर्शों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ब्रह्म समाज के आदर्शों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है इसमें कौन सा कथन क्या है सही है। तो समाज सभी जाति और पंथों के लिए खुला था, ऐसा है क्या? दूसरा, समाज जो है भवन के अंदर मूर्ति चित्र, मूर्ति पेंटिंग, बलिदान, धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति नहीं थी। समाज मतलब ब्रह्म समाज की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। उपनिषदों से प्रार्थना, मध्यस्थता, रीडिंग के माध्यम से पूजा की गई ब्रह्म समाज के थ्रू, ऐसा भी है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ब्रह्म समाज सभी जाति और पंथों के लिए खुला था। दूसरा है, समाज भवन के अंदर मूर्ति चित्र, मूर्ति पेंटिंग, बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी, बात सही है। उपनिषदों से प्रार्थना और मध्यस्थता तथा रीडिंग के माध्यम से पूजा की गई, बातें भी सही है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। इसका सही उत्तर डी है। हाँ ठीक है, समाज सभी जाति और पंथों के लिए खुला था, बात सही है। समाज भवन के अंदर मूर्ति, ब्रह्म समाज जो भवन था उसके अंदर क्या था कि अंदर मूर्ति क्या है, चित्र, मूर्ति पेंटिंग, बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। उपनिषदों से प्रार्थना और मध्यस्थता रीडिंग के माध्यम से पूजा की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हुए। चलिए आगे देख लेते क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 229। क्या है प्रश्न कि श्रीमती एनी बेसेंट के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, सही बात है, पता है आपको। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। और यही अगर सरोजिनी नायडू के बारे में आए तो वो क्या होगा, 1925 कानपुर अधिवेशन, ध्यान रखना है। लेकिन स्टेटमेंट उनके बारे में ऐसे नहीं आएगा
कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हुई, उनके बारे में स्टेटमेंट होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, श्रीमती या फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो स्टेटमेंट सही होगा। पहली महिला और पहली भारतीय महिला में अंतर है, ठीक है। पहली महिला का मतलब सबसे पहले कोई महिला बनी है, और पहली भारतीय महिला का मतलब कोई भारत वाली महिला, भारत से कोई महिला थी, ठीक है। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, बहुत गोदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही एनिबेसन, ठीक है। 17 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी, ये तो हमें भी नहीं पता अभी, ठीक है। आगे देखते हैं, उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार की जिसे कॉमनवील तो कहते हैं, कॉमनवील उनकी एक पत्रिका रही है। अब देखिए, इसमें बताना सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, जब पहला स्टेटमेंट सही है तो ए तो हो नहीं सकता, अब वही होगा जिसमें एक होगा, तो बी नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि एक इसमें है ही नहीं। सी और डी हो सकते हैं क्योंकि एक दोनों में है, लेकिन 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ शुरू किया, तो ये सही है वो, ठीक है। तीसरी चीज़, कॉमनवील भी उन्हीं की है, ये भी सही है, ठीक है। तो साप्ताहिक अखबार था, कॉमनवील की स्थापना की थी उन्होंने, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। हाँ, इसका सही उत्तर डी हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्या है। एनी बेसेंट मई 1989 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई थी, ये ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1889 में शामिल हुई हैं। अगस्त 1917 को उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी बात कन्फर्म है। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया। 1924 में एसोसिएशन की 51 शाखाएँ थीं। 1924 में अगर बात की जाए तो उस समय 51 शाखाएँ थी, 1917 में स्थापित हुई थी। 27 में पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पूना में आयोजित किया गया था, इस बात का ध्यान रखना है। पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन पूना में 1927 में किया गया था, और यह एक स्थायी और शक्तिशाली निकाय बन गया। तो 1927 में पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन पूना में किया गया, और यह क्या है, एक स्थायी और शक्तिशाली निकाय बन गया, ठीक। उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों के लिए जनवरी 1914 में जनवरी 1914 याद रखना है, साप्ताहिक समाचार पत्र था कॉमनवील, जो 1914 में उन्होंने क्या किया, मद्रास स्टैंडर्ड, और नाम बदल दिया है, उसका नाम बदल के रख दिया न्यू इंडिया, ठीक है। मद्रास स्टैंडर्ड लिया था इन्होंने, खरीदा था किसी से 1914 में ही, और उसका नाम बदल के रख दिया न्यू इंडिया। तो इनकी पत्रिकाएं भी हैं, ये भी ध्यान रखना, कॉमनवील, न्यू इंडिया जैसी पत्रिकाएं इनकी रही हैं। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें। अब गलत कौन सा है ये देखना है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो दोनों भगवान की एकता में विश्वास करते हैं, गलत है कि सही है? सही होगा, क्योंकि ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है, उन्होंने हिंदू फौज को फिर से बनाने के शुद्धि आंदोलन से स्पष्ट रूप से अभियोग का समर्थन किया, ये बात सही है क्या? तीसरा स्टेटमेंट, रामकृष्ण मिशन के विपरीत आर्य समाज की छवि, पूजा की उपयोगिता और मूल्य को पहचानता है। आर्य समाज छवि, पूजा की उपयोगिता और मूल्य को पहचानता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा और तीसरा क्या है, स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पहला स्टेटमेंट सही, तो गलत पूछा गया तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है।
कि दोनों भगवान की एकता में विश्वास करते हैं, बात सही है। विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक निकाय था, लेकिन यह एक अधिकार प्राप्त निकाय नहीं था। अधिकार प्राप्त निकाय नहीं था, लेकिन धार्मिक निकाय था। ठीक। दूसरी चीज, आर्य समाज के विपरीत रामकृष्ण मिशन में आध्यात्मिक उत्थान, अनंत सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा में छवि पूजा की उपयोगिता मूल्य को पहचानता है। कौन? वहाँ पे आर्य समाज के बारे में बताया गया, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन बोला जा रहा है। ठीक। तो रामकृष्ण मिशन का एक काम था कि वो आध्यात्मिक उत्थान, अनंत सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा में छवि पूजा की उपयोगिता मूल्य को पहचानता है। हालांकि यह आवश्यक भावना और प्रतीकों या अनुष्ठानों को पर जोर देता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले, नाम सुने होंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की। पहला स्टेटमेंट सही है। इनकी एक किताब है, उसका नाम आपको बताना है उत्तर में, आप कमेंट में बताना कि इनकी किताब का नाम क्या है। ठीक है, चलिए। तो उन्होंने जाति व्यवस्था ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की, सही है। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी, ये भी बात सही है। तीसरी चीज, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम भी किया, ज्योतिबा फुले। ठीक है ना, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डी है इसका सही उत्तर। ठीक है, इनकी किताब का नाम आपको बताना है। ठीक, ज्योतिबा फुले निम्न जाति में पैदा हुए, तो उन्होंने जाति व्यवस्था ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ जीवन भर युद्ध किया है, मतलब लड़े हैं। ठीक, 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की इन्होंने, सही है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम भी किया इन्होंने, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, इससे बताना है। इनमें ये जो स्टेटमेंट दिए इनमें से देख के बताना हमें। ठीक, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई। इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई एकता नहीं थी, तो सबको पता है दोनों ही एक हो गए थे। ठीक है, विद्रोह पूरे भारत में फैल गया था, ये भी गलत है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं फैला, ये खास करके नॉर्थ इंडिया में ही रहा। और आपको फैक्ट बताएं तो सबसे ज़्यादा सैनिक अवध से आए हुए थे। सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से थे? अवध से थे इस समय। ठीक है, और क्यों हुआ था ये? अवध के नवाब थे, तो अवध को क्या किया गया? ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। ठीक है, उनके एक उत्तराधिकारी थे बिरजिस कादिर, तो बिरजिस कादिर जो थे उनको जो है उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे लोग। ठीक है, और तीसरी एक चीज़ और कि लखनऊ और अवध, लखनऊ और फैजाबाद है ना, तो लखनऊ में कौन थी? वो जो नवाब थे, नाम उनका वाजिद अली शाह, उनकी विधवा थी, उन्होंने उसका नेतृत्व लखनऊ में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला स्टेटमेंट क्या है। अगला स्टेटमेंट है, विद्रोहियों ने सीधे दिल्ली से मेरठ तक 18वीं शताब्दी पूर्व ब्रिटिश दुनिया को बहाल करने के लिए मार्च किया था। दिल्ली से मेरठ तक 18वीं शताब्दी पूर्व ब्रिटिश दुनिया को बहाल करने के लिए, मतलब अंग्रेजों से पहले जो था उस चीज़ को बहाल करने के लिए इन लोगों ने मार्च किया था, विद्रोहियों ने। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सी है इसका सही उत्तर। ठीक है, 1857 विद्रोह की अधिकांश ताकत हिंदू मुस्लिम एकता में थी, सही है। हिंदू मुस्लिम विद्रोही और सिपाहियों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी किया था, सही है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए विद्रोह जो है दक्षिण भारत अधिकांश पूर्वी और पश्चिमी भारत में नहीं फैला, क्योंकि ये क्षेत्र पहले भी बार बार विद्रोह कर चुके थे, तो थक गए रहे होंगे, हो सकता है। ठीक है,
विद्रोह 18वीं शताब्दी पूर्व ब्रिटिश दुनिया को बहाल करना चाहते थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि विद्रोहियों ने सीधे मेरठ से दिल्ली तक मार्च किया और मुगल सम्राट से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। तो इस समय मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, जफर, बहादुर शाह जफर नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फिर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विंड हॉक की घोषणा हाल ही में खबरों में थी। विंड हॉक की घोषणा हाल ही में खबरों में रही है, किससे संबद्ध है? विंड हॉक, तो ये संबद्ध है प्रेस की स्वतंत्रता से। ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है आपकी विंड हॉक की घोषणा। ठीक है, तो विंड हॉक की घोषणा के बारे में देख लेते क्या है भाई। 29 अप्रैल से 3 मई 1991 तक, 29 अप्रैल से 3 मई 91 तक नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को की संगोष्ठी के दौरान अफ्रीका के अखबार पत्रकारों के द्वारा क्या हुआ, एक साथ रखे स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है ये विंड हॉक की घोषणा। ठीक है, नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को की संगोष्ठी के दौरान अफ्रीका के अखबार जो पत्रकार थे उनके द्वारा एक साथ रखे गए स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है विंड हॉक की घोषणा। ठीक, विंड हॉक की घोषणा अपने 26वें सत्र 1991 26वां सत्र, ध्यान रखना, यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा समर्थन किया गया था इसका। ठीक है ना। 3 मई विंड हॉक की घोषणा की वर्षगांठ मनाई गई है और तब से दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है और ये क्या है? यही है विंड हॉक की घोषणा की वर्षगांठ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। ये क्या है? ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है जहर की गोली क्या है? पॉइजन ऑफ पिल्स। ठीक है, पॉइजन ऑफ पिल्स, ध्यान रखना। तो पॉइजन ऑफ पिल्स शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ है स्टेटमेंट के रूप में, एक रक्षा कंपनी के द्वारा किसी संभावित शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए लक्षित फर्म द्वारा उपयोग की जाने वाली रक्षा रणनीति है क्या? दूसरा स्टेटमेंट, अधिग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए उधार ली गई धनराशि का एक महत्वपूर्ण राशि का उपयोग करके दूसरी कंपनी का अधिग्रहण। ये तो इसका तो कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा। ठीक है, तीसरा है बाजार में उस कंपनी की कीमत की तुलना में प्रति शेयर कीमत के लिए दूसरे के शेयरों को खरीदने के लिए एक कंपनी द्वारा की गई पेशकश। अगर पेशकश करना है तो जहर का मतलब क्या है, पॉइजन का मतलब क्या होगा? ठीक, तीसरी अगली चीज है कुछ स्थितियों में कानूनी नियामक, ये है इसका सही उत्तर। ठीक है, कुछ स्थितियों में कानूनी या नियामक दायित्व को कम करने समाप्त करने का एक कानूनी प्रावधान है जब तक कुछ शर्तों को पूरा किया जाता। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे समान दिख रहा है सामने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रक्षात्मक रणनीति है। ठीक है, जो एक शत्रुतापूर्ण ग्रहणकर्ता के लिए कंपनी में बहुत हिस्सेदारी खरीदना मुश्किल बना देती, जो कि इसके प्रबंधन और शेयरधारिता पर नियंत्रणकर्ता को दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला ए इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है 235 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। तो यह प्रशासनिक प्रमुख सचिव के नेतृत्व में होता है। सही बात है, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं इसके सचिव। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष सीधे पीएमओ से संचालित होता है। ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही हैं तो हमें सही बताना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। देखते हैं क्या है जी। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान
तत्कालीन प्रधानमंत्री सचिवालय का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव के द्वारा किया जाता था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नेतृत्व एक सचिव के द्वारा किया जाता था जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी, मतलब अपने जीवन भर, लाइफ टाइम। प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जब कार्यकाल के दौरान बनाया गया, क्या, पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक है, ये पीएमओ है। कब बनाया गया? इंदिरा गांधी के समय पे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख होते हैं। जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं वही होते हैं प्रधानमंत्री पीएमओ के प्रमुख, ठीक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा निधि सीधे पीएमओ से संचालित होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा निधि जो है ये पीएमओ से संचालित होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करें क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न हो गए और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब हमें बताएं कमेंट करके ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे, बाकी अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।